चिश्ती साहब हमने कल भी देखा और अब बता रहा है इंडिया, आई डोंट नो हैव दे गॉन मैड, 8 टन का बंकर बस्टर बना रहे हैं जो कि 80 से 100 फीट नीचे पहले पेनिट्रेट करेगा इनटू द अर्थ और नीचे जाके वो जो है वो एक्सप्लोड होगा। जाहिर है उसकी मेरे ख्याल में रेंज को 2500 है, इतनी तो ज़रूरत नहीं है उन्हें, बहरहाल हम ही हैं जो उनका निशाना है। तो ये इसको हाउ सीरियस वी शुड टेक इट और व्हाट डू दे वांट टू अचीव बाय एंडेंजरिंग ऑलमोस्ट 1.5-2 बिलियन आदमी जो सब कॉन्टिनेंट में रहता है। जनाब चिश्ती साहब। जी शुक्रिया कायद साहब और मियां शाहिद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और ये जो आपने बंकर बस्टर की बात की है, मैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ भी कनाडा में हूँ अभी मैं, तो यहाँ भी सुनता हूँ और बहुत सारे पाकिस्तानी जिनसे मैं यहाँ पे लेक्चर्स दे रहा हूँ ऑन द वॉर, वो बिल्कुल इसी तरह के सवाल रोजाना मैं ये यानी कि सुनता हूँ, उनसे ये सामना करता हूँ। और मेरा मानना कैसा इस पे ये है कि हिंदुस्तान के अगर तो ये इंटेंट है तो बड़ी खतरनाक है। जहां तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक ही होगा, क्योंकि जाहिर है कहा उन्होंने और किस मुल्क के खिलाफ, ना नेपाल, ना भूटान, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, किसी और के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करने। ये हम ही एक पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं जो उनकी इंटेंट है। जहां तक कैपेबिलिटी है वो इतना आसान नहीं होता। और ये बड़े आपने जब से सुना होगा, ये हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट बंद हुआ है वो रोजाना की बुनियाद पर ये हफ्ते में एक आध जरूर शोशा छड़ा जाता है। कभी उन्होंने कहा कि हम एम का लॉन्च करने लगे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लॉन्च करने लगे हैं जो स्टेल्थ होगा, F-35 के मुकाबले का होगा। कभी उन्होंने कहा नहीं हमें F-35 मिलने लगा है। फिर वो कहते हैं कि हम S-400 और ऑर्डर कर दिए हैं हमने। फिर वो रोजाना की बुनियाद पर वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉब्ली अपने लोगों, अगर तो इंटेंट है, मैंने कहा वो बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर कैपेबिलिटी है तो इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए कि वो अपने लोगों को इस वक्त सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आप खुद ढूंढ के मीडिया मुझे बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान का आपने पब्लिकली बयान पाकिस्तान के मुतालिक या कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक लास्ट कब सुना है? 1.5-2 महीने से वो म्यूट प्राइम मिनिस्टर हुए हुए हैं, वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। और बल्कि जो दे रहे हैं, जो उनके नीचे देने वाले, वो एक्सेप्ट या कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ, हमारा। चिश्ती साहब, मैं यहीं से आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं और बल्कि राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। अपोजिशन उनके पीछे है, उनको घेर चुकी है, लेकिन वो बरतानिया जाने के दर पे हैं कि वहां पर जाके तो अपने आप को बचाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि मोदी वो जो सच सुनना चाह रही है अपोजिशन कि पाकिस्तान ने उनको कैसे मारा, कैसे उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, वो नहीं बता रहे। आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मोदी का अपना जो इक़्तिदार का सूरज है वो भी इसी तरह गुरूब हो जाएगा सच ना बताते हुए? देखिए मियां साहब, मेरी नजर में अगर मुझसे, मैं लीडरशिप पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटियों में, और मेरे से अगर पूछा जाए कि लीडरशिप की नंबर 1 डेफिनेशन क्या होती है, तो मेरा ख्याल है इंटेग्रिटी इज नंबर 1। यानी आपको लोगों का भरोसा हो। हमने बचपन से सुना था कि कायदे आजम को लोग सुनते थे और जो नहीं भी जुबान जानता था वो कहता था कि मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर अंग्रेजी बोलते थे। तो वो कहता था जो भी कह रहा है लेकिन मुझे ये पता है कि ठीक कह रहा है। ये पहली प्री रिक्विजिट या पहला स्टेप होता है एक लीडर की क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है तो मेरा ख्याल है आप लीडर की लोएस्ट कैटेगरी पे भी खड़े नहीं हो सकते। मेरा जो आपका सवाल है कि जी डाउनफॉल, बिल्कुल मैं फोर्सी करता हूँ, मैं प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं करता, बट जाहिर एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल हिस्ट्री मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये डाउन द स्लोप है, डेफिनेटली है, क्योंकि पूरा जोर दुनिया ने लगा लिया। देखें, पाकिस्तान ने क्लेम कर लिए, ट्रंप ने कोई 25-24 दफा शायद कह दिया पिछले 70 दिनों में, उसके बावजूद अपोजिशन डटी हुई है कि हमें बताएं हुआ क्या है। 3 दिन पहले जब ट्रंप ने ये कहा था कि 5 जहाज मारे गए, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया कि हमारा नाम तो नहीं लिया। और मैं हैरान होता था कि इवन एक क्रिकेट का एक खिलाड़ी, जो मियां साहब आपकी तरह के यंगस्टर होंगे, क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो एक क्रिकेट का खिलाड़ी भी जब बॉलर बॉल कराता है, विकेट लेता है, तो जंप कर अंपायर की तरफ देखता है कि जनाब मैंने विकेट लिया, उंगली का इशारा करे। तो एक क्रिकेट का खिलाड़ी या बॉलर अपनी विकेट नहीं छोड़ता। वैसे तो ये इन्होंने हमारे खिलाफ जहाज भी हमारे मारे, लेकिन क्लेम कभी नहीं किए। देखिए, अवार्ड दुनिया में तभी होता है कि जब क्लेम किया जाए। अब म्यूट प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने 2 महीने से, उससे पहले के बयान उठा कर देख लें, 1 महीना के जब जंग शुरू होने वाली थी, तो वो रोजाना की बुनियाद पर कह रहे थे कि पता नहीं खून और पानी इकट्ठा नहीं मिलेगा तो हम यूं कर देंगे। उसके बाद वो खामोश है। ये सब खामोशी सब कुछ आपको बता रही है। और बिकॉज अपोजिशन के कहने के बावजूद उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन जा रही है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है उनके डाउनफॉल का।
सर मशरिक़ वस्ता की बात कर लेते हैं। इसराइल ने अब शाम पर हमला कर दिया है और दमिश्क फतह करने का जो है वो कह रहा है, और गज़ा के बाद जो शाम पर जो है वो हमले बढ़ा दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि शाम सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वहाँ की हुकूमत जो है वो तो हिल चुकी है, और भारतीय मीडिया जो है वो बार बार ये बात कर रहा है कि शाम के बाद तुर्की, तो क्या तुर्की पर भी हमला कर सकता है इसराइल? अगर ऐसा हुआ तो क्या हम तुर्की की मदद करेंगे? देखिए, बहुत सारे आपने एक सीरिया के बाद आपने बहुत सारी एजम्पशंस की हैं, जो मैं समझता हूँ कि सीरिया की हद तक तो इसलिए मुझे समझ आ पा रही है क्योंकि सीरिया में कोई हुकूमत ही नहीं है। चाहे बशर अल-असद की हुकूमत थी, लेकिन वो जब भी एक सरबराह होता है, जैसा भी होता है, आपने नोट किया होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड फिर भी एक एलिमेंट होता है। आप सद्दाम हुसैन का देख लें, आप कर्नल कदाफी का देख लें, आप बहुत सारे और मुल्कों का देख लें, जब लीडरशिप रिमूव कर दी जाती है और क्यास पैदा होता है तो वो मैनेजेबल नहीं होता। और वही ये इंटरनेशनल ताकतें, और खास तौर पर इजराइल अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो यही चाहते हैं कि वैक्यूम ऐसा क्रिएट किया जाए कि कंसोलिडेटेड कोई रेजिस्टेंस ना पैदा हो सके। और कंसोलिडेटेड रेजिस्टेंस आपने देख लिया, जिन मुल्कों का मैंने पहले नाम लिया, ईरान, इराक के बाद आपने लीबिया देख लिया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आज तक पैदा हो सकी। सारे मुल्क कन्फर्म करना शुरू कर देते हैं, बदकिस्मती है। लेकिन आपका ये पूछना कि जी इसके बाद तुर्की की बारी है या कोई और मुल्क हो सकता है, वो इतना आसान नहीं होगा। तुर्की बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, और मैं तुर्की में मैंने 1 साल मैंने तकरीबन वॉर कोर्स किया हुआ है। टर्किश लैंग्वेज सीख के मैंने टर्किश लैंग्वेज में वो कोर्स किया था इस्तांबुल में। मैं उस कौम को बहुत करीब से देख चुका हूँ 1 साल, और मेरी बहुत दोस्तियां हैं तुर्की में। तो वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट, द मोस्ट नेशनलिस्ट कौम अगर कोई दुनिया में अगर मैं कह सकूँ तो तुर्की उनमें शुमार होता है, टॉप के लोगों में। तो उनमें यूनिटी अभी भी बहुत है, कहीं ज्यादा यूनाइटेड हो जाएंगे अगर किसी ने हमला किया, इररिस्पेक्टिव अर्दगान प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन सर इंडियन मीडिया जो है वो चीख कर ये बता रहा है कि जो इजराइल है वो अब तुर्की पर हमला करेगा, शाम के बाद तुर्की की बारी है। तो अगर ऐसा खुदा न खास्ता जो कि हम इसको अफवाही कह सकते हैं और नहीं हो सकता, अगर कोई ऐसा होता है मामला, तो फिर क्या पाकिस्तान, जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान भी तुर्की की मदद करेगा ना? देखिए मियां साहब, बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए कि आप यकीन करें, मैं आपको एक वाकया पर्सनल सुना देता हूँ। जब मैं तुर्की में था तो अगर हम 8-10 लोग फॉरेनर खड़े होते थे, जिसमें जर्मनी के भी अफसर होते थे, बाकी मुल्कों के भी अफसर खड़े होते थे, और मैं भी खड़ा होता था, यकीन करें तुर्क उनके सामने कहते थे, टर्किश लैंग्वेज में कहते थे, मैं तर्जुमा कर देता हूँ, वो कहते सबके सामने कहते थे कि आप सब भाई हैं, आप सब दोस्त हैं, ये भाई है। तो चिश्ती साहब, ये सेंटीमेंट किसी मुल्क के हमारे ये तो है, हमारा ब्रदरली मुल्क है, मगर एक सवाल और बड़ा मेरे जहन में आता है, वक्त मैं चाहता हूँ, ये तहस नहस होकर रह गया तल अवीव पहली दफ़ा तारीख में। बुश क्या ट्रंप साहब को फ़ोन करना पड़ा कतर के वज़ीर आज़म को कि यार इनको कहो ये बंद कर दे हमले और हमारी बेसिस पे हमला ना करें। प्रैक्टिकली पहली दफ़ा हमने अमेरिका और इनको बैक फुट पे देखा है। तो इनका भी हाल मोदी वाला नहीं है? आर दे ट्राइंग टू अचीव थ्रू देयर रेटरिक विच दे कुडंट अचीव थ्रू देयर ऑफेंसिव? ये देखिए, जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी शायद ये लफ्ज यूज किया हो कि जब तक दूसरी तरफ से एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज ना की जाए, आप दुश्मन को या हमलावर को बाज नहीं रख सकते। जब भी ये कीमत आपको इतनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े दूसरे को, तो तब ये जंगें रुकती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रुकता है। आपने सीरिया की मिसाल दी है, ये डेफिनेटली क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि सीरिया की आर्म फोर्सेस की कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी कि इजराइल को प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करें। तुर्की का मैं बिल्कुल इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि वो बहुत बड़ी फोर्स है, हमारा बहुत बड़ा साथी और दोस्त रहा है। इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट में भी अंदर तुर्की ने ऑल आउट हमें ना सिर्फ मॉरल, हर सेंस में, हर प्लेटफॉर्म पे हमें सपोर्ट किया है। वो डिटेल्स शायद मैं मिलिट्री वाले एंगल की शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक तुर्की ऑल आउट आया था, जिसको कहते हैं ना कि जैसे दरवाजे खोल दिए हर मदद के जिस सेंस में। तो ये इतना करीबी दोस्त है, मेरा ख्याल है कि इतनी कीमत इजराइल या कोई और मुल्क नहीं उठा सकेगा अगर तुर्की पर हमला किया गया। इवन ईरान ने इस हालत में जो एक इंटरनेशनल मीडिया पर बार बार ये खबर आ रही है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जिसमें रूस है, अमेरिका है और चीन है, ये कुतुब शुमाली में अपनी जो है मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। वहाँ तो बर्फ़ है और पीस एरिया उसको कहते हैं। वहाँ रशिया ने भी अपने जो है वो एटमी तनसीबात जो है वो दिखाई जा रही हैं कि वहाँ वो उनकी मौजूद हैं। और जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड पे हमला करना चाह रहा है, और चीन जो है वो वहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई नई जंग हो सकती है, बैटलफील्ड बर्फों पर हो सकती है? मियां साहब, बर्फों पर जंग इतनी आसान तो नहीं होती। आपने पुरानी देखी है,
हिटलर के ज़माने में भी उस वक़्त जो रूस था। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये सारा हो कैसे रहा है? हमें पहले ये इफ़ेक्ट्स की बजाय कॉज़ देखनी चाहिए। और कॉज़ ये है, और आपने नोट किया होगा कि ट्रंप का इन दिनों बहुत ज़्यादा मोदी पर भी इनडायरेक्टली गुस्सा उतार रहे हैं। वो सारा क्या कुछ है? ये बुनियादी तौर पर ब्रिक्स की वजह से है, जो हम सब जानते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसमें ये ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और बाद में साउथ अफ्रीका भी जॉइन हो गया। अब आप देखिए कितनी ज़्यादा धमकियाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका को यहाँ तक कह चुके हैं कि हम तुम्हें अक़वाम मुत्तहिदा से निकलवा देंगे। फिर वो कहते हैं कि ब्रिक्स ने अगर हिम्मत की तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं और एलिमिनेट कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे वो करो, कॉर्नर करोगे हमारे डॉलर को या यूनिटी करोगे हमारे खिलाफ, तो मैं 10% और टैरिफ तुम पर ऐड कर दूंगा। ये सारे का सारा एक महाज खुला हुआ है। हिंदुस्तान उसमें पायनियर मुल्क है, बाय द फाउंडिंग उसमें मुल्क है, जिसकी वजह से ट्रंप इनसे नाराज है। उनको ये रियलाइज हो गया है कि इंडिया पिछले 40-50 सालों में हर एक्सप्लॉयटेशन करता रहा है पोजीशन से। कभी वो रूस के कैंप में जाता रहा है, कभी वो यूरोप से असले लेता है, कभी वो अमेरिका को एक्सप्लॉइट करता रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इनडायरेक्टली बॉडी लैंग्वेज या आम मसल दिखाए जा रहे हैं। रूस भी यही दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्ट थ्रेट किया है रूस को भी, हम सारे मुल्कों को, क्या तुमने ब्रिक्स का किया या कोई और। अच्छा डॉक्टर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर साहब, एक खबर आती है बिजनेस इनसाइडर में कि जो सैटेलाइट दिखा रहा है कि कुछ रशिया बिल्ड कर रहा है न्यूक्लियर, 5 न्यूक्लियर बेसिस मजीद बिल्ड कर रहा है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने भी ये पढ़ा है कि सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं और ये 5 बेसिस न्यूक्लियर कर रहा है। ये देखिए, उसको एडिशनल बेसिस, जैसे मैंने अर्ज किया ना, कि वो कैपेबिलिटी अपनी एनहांस कर रहा है, बिकॉज वो फोर्सी कर रहा है कि शायद रूस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो यूक्रेन में एम्ब्रॉयल हुआ है, तो इस तरह अमेरिका उसका कोई भी फायदा उठा सकता है या हालात की नज़ाकत मुताबिक सारी चीजें अपने फेवर में टिल्ट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है रशिया ने ये एक सिग्नल दिया है थ्रू एक्सप्लॉयटेशन कि हम अभी हमें रूल आउट नहीं करें, हम स्टिल पावरफुल हैं, हम अपनी प्रेजेंस भी जानते हैं, ना सिर्फ इस एरिया में वेस्ट की तरफ। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड चिश्ती साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो।